बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले पाकिस्तान के ज़रई मुल्क होने पर ही बात करेंगे। क्यों ज़रई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान का किसान खुशहाल नहीं है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पंजाब में गंदम की कीमतों के अगर हवाले से बात करें तो रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गई हैं। महकमा खुराक की जानिब से ख़रीदारी में मुदाखलत ना होने के बायस किसान अपनी फसल हुकूमत की कम अज़ कम इमदादी कीमत से भी कम फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गया। इस हवाले से आपको बताएं कि 3900 रुपये फ़ी 40 किलो मुकर्रर की गई, जबकि किसानों को अपनी पैदावार 3200 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम तक कम कीमत पर फ़रोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। क्यों हम ये फ़ख्र करते हुए कहते हैं कि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, लेकिन हमारा किसान क्यों खुशहाल नहीं है? क्यों उस पर हम नहीं देख रहे, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है? हुकूमत की जानिब से क्यों उस पर कोई काम नहीं हो रहा? किसान रिलीफ पैकेजेस की तो बात की जाती है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं की जाती? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और हुकूमत को ज़रई तरक्की के लिए किन इक़दामात का जायज़ा लेना है और कितनी ज़रूरत है कि इस पर संजीदगी से गौर किया जाए कि किसानों की बहाली या फिर उनके मुआशी बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा सकें। पढ़ा लिखा किसान पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है, आज के प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं। जबकि ज़रई मुल्क होने के बावजूद अगर पाकिस्तान के किसान को हम खुशहाल कर देते हैं तो फिर इससे हमारी पैदावारी लागत कितनी बढ़ जाएगी या पैदावार में किस किस्म का इजाफा होगा, उसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। क्या हुकूमत का किसानों के बातचीत किए बगैर गंदम के तयन करदा जो कीमतें हैं वो तरीक़ाकार ठीक है या नहीं है, इस पर भी बहस की जाएगी। और ज़रई तरक्की, हुकूमत और किसानों के दरमियान बराह रास्त ताल्लुकात कैसे कायम किए जा सकते हैं, इस पर भी फोकस करेंगे। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। माहिर मुआशियात नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सीनियर एनालिस्ट फ़रूख भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहेंगे। और एनर्जी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खालिद वहीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे डॉक्टर खालिद वहीद साहब से। सर, ये जो किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसानों के मसाइल हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? इसकी बेसिक रूट कॉज क्या है? कब तक ये मसाइल हल हो सकेंगे? बहुत शुक्रिया। अगर आप अपनी लेबर फोर्स का रेशो देखें तो अबाउट 30 to 40% जो है वो एग्रीकल्चर में जो है वो शेयर है एम्प्लॉयमेंट का। तो इसका मतलब है कि हम ज्यादा लोग यूज करके, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेशियो यूज करके कम जीडीपी का परसेंटेज जो है वो प्रोड्यूस करें, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़ी ज्यादा है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी या यील्ड का लेवल है वो बड़ा कम है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो वहां पे पर एकड़ यील्ड या पर फार्मर यील्ड जो है वो बड़ी ज्यादा है। पाकिस्तान से कंपेयर करें अगर उसको, तो हमें इस तरह से इन्वेस्ट करना है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, अपने फार्मर पे, कि वो अपनी पर एकड़ यील्ड बढ़ा रहे हों। थ्रू अवेयरनेस किया जा सकता है, थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हम जो है वो सपोर्ट प्राइस जो है, मार्केट लिबरलाइजेशन को जो है वो उसकी मद में वो खत्म कर दें और फिर जो है वो हमारा किसान सफर करे। एक साइड पे हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, यील्ड को बढ़ाना चाह रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो हम किसान के बेनिफिट्स जो है वो खत्म कर रहे हैं। तो ये एक डायलेमा हो गया पाकिस्तान की मार्केट। हमें अगर अपनी पर एकड़ यील्ड को बढ़ाना है, हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और हमें पर फार्मर अगर अपनी यील्ड को बढ़ाना है, तो हमें उन पे इन्वेस्ट करना होगा। और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो तभी आ सकती है जब आप अपने किसान को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देंगे, उसकी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। एक साइड पे एनर्जी इनपुट्स जो है वो उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, फर्टिलाइजर्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी जब आपकी जो प्राइस है वो कम होती है तो उसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो किसान को होता है। और जब किसान को नुकसान होता है तो पाकिस्तान का ये जो एक अनइवन बैलेंस है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में शेयर ज्यादा है, तो उसका नुकसान पाकिस्तान इकोनॉमी को होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक रेंट सीकिंग, एक डेड वेट लॉस आता है, और उसको ठीक करने के लिए पाकिस्तान को अपने किसान पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ इस तरह से नहीं कि उनको सपोर्ट प्राइस मिल रही हो, बल्कि उनकी कैपेसिटी बढ़ा रही हो, उनको कॉर्पोरेट फार्मिंग के प्रिंसिपल्स दिए जा रहे हो, ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा हो, और उन्हें वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के प्रिंसिपल सिखाए जा रहे हो जिसमें एक बंदा हजारों एकड़, 100 एकड़ जो है वो जमीन को कॉर्पोरेट फार्मिंग के थ्रू जो है वो कास्ट कर रहा हो। सर, जिस तरह से आप बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है या फिर इस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हम जब पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात कर लें, पहले तो ये बात की जाती है रिसोर्सेज की कमी है। जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं हम उन पर कितना फोकस कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के लिए कितना काम करें या उसके लिए कितना संजीदा है? सर ये भी तो एक सवाल है ना। देखिए, यही डिलेमा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को दो फ्रंट्स पे इन्वेस्ट करना है। एक ये कि नए नए सोर्सेज और रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जाए, और दूसरा ये कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इस चीज की बड़ी कमी है। एक एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि चूंकि टैरिफ बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, किसानों पे एक जो है वो मजीद बर्डन पड़ गया। अब बजाय इसके कि हम एफिशिएंसी लेके आए अपने सोइंग मेथड्स में, अपने काश्तकारी के तरीकों में एफिशिएंसी लेके आए, हम जो है वो उसको किसी एक वे में एनर्जी सेक्टर में इनपुट्स को इस तरह से लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल हो जाए, ताकि जो है वो बर्डन कम हो जाए। ऑब्वियसली हमें इस तरह के तरीकों पे जाना है, लेकिन साथ साथ में हमें अपनी जो काश्तकारी के तरीके हैं उनमें भी एफिशिएंसी लेके आनी होगी, ताकि हम अपनी पर एकड़ यील्ड को ना सिर्फ नए रिसोर्सेज बिल्ड करके बढ़ा सकें, बल्कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को भी एक अच्छे तरीके में, एफिशिएंट तरीके से जो है वो ब्रूए कार ला सकें। इस तरह से पाकिस्तान को चलना है, ना कि हम जो है वो पुराने तरीकों को साथ में लेके चलें और नए तरीके जो है वो ढूंढने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होगा। हमें एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना होगा, जिसमें हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग है और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको चेंज करने की जरूरत होगी। ठीक हो गया सर। जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं कि किसानों की बहाली के लिए या बेहतरी के लिए काम करना होगा, एफिशिएंसी के लिए, डेवलपमेंट पे काम करना होगा सर, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी है, ये तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक हुकूमत और किसानों के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन कायम ना हो सके। उसमें आपकी नज़र में कौन से फ्लॉज है, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है? जो हमारी एसोसिएशंस बनी हुई है फार्मर्स की, उनको एक बड़ा कलीदी रोल प्ले करना होगा, प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करने होंगे। हमें ये कंसिडर करना होगा, ये सोचना होगा कि एग्रीकल्चर को हम एक इंडस्ट्री का दर्जा देके फिर चलें, ताकि दुनिया में ये जो एक फूड सिक्योरिटी क्राइसिस आया है इन्फ्लेशन की वजह से, प्राइसेस जो है वो महंगी हो रही हैं सुपर साइकिल की वजह से, इसको जो है वो ब्रूए कार लाया जा सके। पाकिस्तान जो कि पहले एक एक्सपोर्टर था फूड प्रोडक्शन में, अब वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, तो किसी तरीके से हमें इस डिस्कनेक्ट को खत्म करना है। और दूसरा ये कि हमें मार्केट प्लस इंडस्ट्री को लिंक करने की जरूरत है, ताकि हम बजाय इसके कि जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं बिल्कुल जो है वो अपनी रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में, उसकी बजाय हम फिनिश्ड गुड्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री में लाके उसको एक्सपोर्ट करें ताकि बढ़ सके। तो इस मद में हमें सोचना होगा, ताकि हम एग्रीकल्चर को एज एन इंडस्ट्री देखें। इसमें जो हमारी फार्मर एसोसिएशंस हैं उनका बड़ा रोल होगा इसमें। हमारी सर ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, इसको ही हम आगे बढ़ाते हैं, अपने दीगर मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। नईम सिद्दीकी साहब, अभी जिस तरह से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं सर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और इसके लिए हमें हर सेक्टर के ऊपर डेवलपमेंट की जानिब जब जाना है तो फिर वहाँ देखना है कि हम इसको किस तरह से कमर्शलाइज कर सकते हैं, किस तरह से इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, या फिर लोगों की बहाली कैसे मुमकिन है। सर जब किसानों की बात आती है या एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट की बात आती है, वहाँ क्यों इतनी नेग्लिजेंस है? आप क्या कहना चाहेंगे सवाल? शुक्रिया उमा। देखिए, एग्रीकल्चर जो है 21% ऑफ जीडीपी है, और पाकिस्तान के साथ अगर आप सरसब्ज़ ना लगाएं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती होगी। ये दुनिया की बेहतरीन फर्टाइल लैंड हमारे पास है, और हम शुरू से ही पाकिस्तान को समझते हैं कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से और लैक ऑफ इंटरेस्ट, और जो सेक्टर्स एग्रीकल्चर में ख़ास तौर पे, जैसे डॉक्टर ने कहा कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आज के दौर में एग्रीकल्चर ना सिर्फ पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, और ज़मीन से जो आप फ़ायदा उठा सकते हैं वो किसी चीज़ से नहीं उठा सकते। आपने सवाल था आपका कि पंजाब में इस वक्त किसानों के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने एक का रिज़र्व प्राइस रखी है 3900 रुपीज़, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मेरी मुख्तलिफ फ्लावर मिल वालों से बात हुई, कुछ किसानों के लीडरों से भी मेरी बात हुई, तो इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में 3250 से लेकर 3300 रुपये तक की गंदम की फराहमी की जा रही है। अब आप बताएं, इस हालत में जो किसान हैं उसको तो बहुत नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा देखिए गवर्नमेंट की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से
32 लाख टन गंदम आप पहले इंपोर्ट कर चुके हैं। और अगर आज आप सिर्फ पंजाब के पास स्टॉक देखें तो 22 लाख टन से लेके 25 लाख टन तक से जो है स्टॉक गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जब इतनी ज़्यादा गंदम ऑलरेडी यहाँ मौजूद है और इस वक्त बम्पर क्रॉप हुई है, लास्ट ईयर तकरीबन 35 से 40 जो मन फी एकड़ पैदावार थी, जो इस साल अभी मुझे पता चला है कि वो तकरीबन 50 मन से ज़्यादा है। जब एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा वाफर मिकदार में आपके पास गंदम प्रोड्यूस हो रही है, तो आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट क्रैश कर गई है। आटा 800 तकरीबन आप देखें 800 से 1000 रुपये बोरी आटे की कीमत कम हो गई है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा जब गंदम आती है तो किसान की कोशिश होती है कि फौरी तौर पे उसको मार्केट में बेचे, और जो मार्केट में बेचने की जब वो कोशिश करता है तो जब उसको प्राइस नहीं मिलती तो वेदर इफेक्ट की वजह से और मुख्तलिफ मामलों की वजह से उसकी जो है उसको नुकसान होता है। तो इस वक्त हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि फौरी तौर पे गंदम खरीद सके, और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जब देखता है बैंकों के मार्कअप को, तो वो भी उस तरह गंदम को स्टोर करने की पोजीशन में नहीं है। और ख़ास तौर पे जो किसानों और हुकूमत के दरमियान जब तक डायरेक्ट गंदम की परचेज़ नहीं होगी, और ये आपके फूड डिपार्टमेंट, पास्को और दूसरे जो महकमे हैं, जब उनके ज़रिए परचेज होते हैं तो करप्शन भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। मैं समझता हूँ कि एज ए इंडस्ट्री हुकूमत को चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्ट अलाउ करे कि वो जाके गंदम खरीदे, और हुकूमत को इस मामले से निकल जाना चाहिए ताकि सुर्ख फीता जो है ये ख़त्म हो, और जो फार्मर है वो इतनी मेहनत करता है और जब वो गंदम उसकी बिकती नहीं है तो वो फिर डिसहार्ट होगा। और इस दफ़ा जैसे मैंने बताया कि बम्पर क्रॉप हुई है तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप जब तक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन नहीं लेंगे, अच्छी स्ट्रेटजीज नहीं बनाएंगे, तो आगे ये मसाइल हल नहीं हो सकते। आपके मसाइल हल ही नहीं हो सकते। महमूद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमें आप भी गाइड कर दीजिए, कहाँ पे फ्लॉज आ रहे हैं, क्यों ये मसाइल हल नहीं हो रहे, किसानों के हालात क्यों बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सर, अब ये जिस तरह से हमने ये इशू उठाया है कि 3900 रुपीज़ मुकर्रर है लेकिन 3200 रुपीज़ पे फ़रोख्त की जा रही है, यहाँ क्या इशू है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों किसानों को मजबूर किया जा रहा है? देखें जी, बात यह है कि माफिया बहुत मजबूत है, रियासत बहुत कमज़ोर है। पहले चीज़ है कि इम्पोर्ट क्यों की गई। जो इम्पोर्ट की सितंबर में इजाज़त दी गई है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा दुनिया में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब इम्पोर्ट की इजाज़त दी गई कोई उसको कैप नहीं किया गया कितनी मंगवा सकते हैं, नंबर एक ये। और दूसरा, जब सफिशिएंट स्टॉक मौजूद था फिर इम्पोर्ट क्यों की गई है। हुआ ये है कि दुनिया में पहली दफ़ा पाकिस्तान का रेट दुनिया से ज़्यादा था, दुनिया में कम था पहली दफ़ा, वरना हमेशा हमसे बाहर का रेट डबल होता था। माफिया उस वक्त जहाँ से स्मगल करके कमाता था, इस दफ़ा इंपोर्ट करके उसने कमाया। लेकिन माफिया का साथ दिया किसने जी? पूरी गवर्नमेंट मशीनरी ने, ईसीसी ने, तमाम वज़रा ने उस वक्त उसका साथ दिया। उसको इंपोर्ट करने की परमिशन दी गई, और दूसरा परमिशन क्या दी गई कि कोई कैप नहीं किया गया, और उसे 31 मार्च तक इजाज़त दी गई कि प्राइवेट सेक्टर उसको इंपोर्ट कर सकता है। जबकि 15 फरवरी से हमारी अपनी गंदम आ जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब अपनी भी आ रहे बाहर से इंपोर्ट भी कर ले। दूसरा, उसको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो हमारे पास अपनी गवर्नमेंट की गंदम पड़ी थी उसका रेट 39 से उठा के 4785 किया गया, ताकि वो बाहर वाली गंदम बिक जाए, ये ना बिके। उससे क्या हुआ जी, $1 बिलियन आपने, इससे भी $1 बिलियन से भी कुछ ज़्यादा बनता है जो आपने ज़र मुबादला खर्च किया इन बेईमान लोगों की वजह से। 100 अरब 110 अरब उन्होंने कमाया। अच्छा, इसका नुकसान क्या हुआ जी कि जो फूड के पास गंदम पड़ी है उसको कोई 120 अरब रुपया एक्स्ट्रा उसको पड़ गया सूद की बात में ज़्यादा। ठीक है। अपनी गंदम पड़ी है, बाहर की गंदम आके बिकवा दी। मैं चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि उन लोगों को कम से कम फांसी लगाई जाए जिन्होंने ये काश्तकारों के साथ जुल्म किया। करोड़ों काश्तकारों के घर के चूल्हे अब नहीं जल रहे इस वक्त। काश्तकार परेशान है, उसके जज्बात का मैं लफ्ज़ों में अदा करके नहीं बता सकता। अभी साफ फरमा रहे थे कि जी गवर्नमेंट को इसमें से निकल जाना चाहिए। सर, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लें, कुरान मजीद में भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक़्त उनको हुक्म दिया था ख्वाब में कि जी गला स्टॉक करें। ये हुकूमत स्टॉक कर सकती है। मैं अगर एज ए काश्तकार ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता हूँ या ज़ख़ीरा करता हूँ, मेरे लिए ये गुनाह कबीरा है, मैं नहीं कर सकता। हुकूमत एक सेकंड बायर के तौर पे आती है, जब से पाकिस्तान बना उसी वक्त से हो रहा है। ठीक। अब काश्तकार से गंदम नहीं खरीदी जा रही, रेट तय किया 3900 रुपया, हालांकि हमारा रेट इससे ज्यादा बनता है क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, कई गुना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, लेकिन हमें रेट मिल रहा है 2800 से 3200 रुपया। इसके आगे इम्पैक्ट क्या होंगे जी?
आगे इस पे दो मेजर फसलें आ रही है गंदम के रकबे पे, एक कपास एक चावल है, दोनों पे असर पड़ेगा, काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे। फिर जब अगली फसल गंदम की काश्त करे काश्तकार, उस वक्त लाजमी वो 10-15% कम करेगा। जब हुकूमत ने उसे सपोर्ट नहीं किया, हुकूमत ने किया, उसको सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं काश्तकार को, जिसका खाते हैं बैठ के 24 घंटे सुबह दोपहर शाम 76 साल से। सर सोसाइटी अगर सपोर्ट करे तो कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सोसाइटी ने काश्तकार को सपोर्ट नहीं किया, मैं वाज़ेह आपको अर्ज कर रहा हूँ। काश्तकार तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिवा रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। लेकिन ये पूरी सोसाइटी काश्तकार के साथ आज खड़ी नहीं हो इस मसाइल में। आज काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे, ना खेत के हालात अच्छे, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे, ना उसकी सेहत के हालात अच्छे। देखिए ना, काश्तकार तो इस वक्त बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा परेशान। दूसरा मैं आपको एक चीज और बताता चलूं इसके साथ साथ, अभी यूरिया को ले लें। सर आप सुन के हैरान होंगे कि हमने सिर्फ यूरिया की मद में 150 अरब रुपया एक्स्ट्रा असल रेट से ज्यादा अदा किया है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां यूरिया के ऑफिशियल 5 रेट है, एक ही प्रोडक्ट से 5 रेट है, क्योंकि गैस मुख्तलिफ रेट पे मिलती है। क्या फैसला करने वाले अंधे हैं? क्या वो सोच के फैसला नहीं कर सकते? सर इसमें हुकूमत की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट फैसला गैस का रेट का फैसला करना हुकूमत का काम है, काश्तकार का काम नहीं है। वो यानी कि बिल्कुल उसको काश्तकार ने नहीं करना, हुकूमत ने करना होता है। अब एक लेकिन हुकूमत बातचीत करती है या फिर खुद से तयन कर देती है? खुद ही तयन करती है, उसमें कभी काश्तकारों को नहीं बुलाया। अच्छा। इस तयन करने में हम खुद जाके कोशिश करते हैं, खुद जाके मिलते हैं। आज भी मैं सेक्रेटरी इंडस्ट्री से मिला हूं, मैं कल मिनिस्टर इंडस्ट्री से मिला हूं, मैं पीएम सेक्रेटरी जाके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम से मिला हूं, मैं 4-5 दिन पहले मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिला हूं। हम अपने तौर पर हम कोशिश करते हैं, ये नहीं कि हमें वहां पे बुलाया जाता है या इन्वाइट किया जाता है या किसी में बुलाया, कतई तौर पे नहीं। अब आप ये देखिए होगा क्या जी। अभी आज पता चला है कि पेट्रोलियम ने गैस के रेट और बढ़ाने शुरू कर दिए, फर्टिलाइजर के। ये रेट चला जाएगा 6-6.5 हजार यूरिया का। सही, ज़रात तो खत्म हो जाएगी, फिर पढ़ ले इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं मैं हमारे पास रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें ब्रेक के जाने बढ़ना। लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूं कि भट्टी साहब को भी इस टॉपिक में हम इन्वॉल्व कर लें, उनसे भी बात करें। जी फरमाइए। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए रीजन के साथ। ठीक है। इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीस में ये यूरिया का बैग मिलता है 800 से 900 रुपए में, हमें मिल रहा है 5,500 में, और उसका असल रेट क्या था? 3400, 3700, 4000। ये कंट्रोल रेट की मैं बात कर रहा हूँ। 4400, 5300 ये कंट्रोल रेट थे। लेकिन काश्तकार को वो 3400 वाली 5500 में मिल रही थी, सारी 5500 में मिल रही थी, लाइनों में मिल रही थी, सिफारिशों से मिल रही थी, ब्लैक पे मिल रही थी। उसने माफिया को पैसे अदा किए। रियासत कहाँ गई? रियासत की रिट कहाँ गई? हुकूमत कहाँ गई? काश्तकार के घर जब पिछले मैं आपको आज से 2 साल पहले जब 2200 रुपए रेट था, काश्तकार ने 2201 रुपए वसूल नहीं किया। अच्छा सर, जो आप मुतालबा कर रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा सके, कैसे दी जा सकती है? आपके पास इसका क्या फॉर्मूला है? कंटिन्यू कर लेंगे। मैं फ़रूक भट्टी साहब से भी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। फ़रूक साहब आप भी सर इसमें थोड़ा सा अपना कमेंट शेयर कर दें, फिर हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस तरह खोखर साहब ने कहा है कि भाई इसमें जो आम किसान है उसकी तो हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। यानी 60% जो आपका जो है वो ज़रूरी मुल्क है, वो तो बेचारा ज़मीन के साथ जो है वो लग गया है। और इसमें खाली ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो इन्वॉल्व है, इसमें माफिया इन्वॉल्व है। आप मुझे ये बताएं ना कि जब गंदम के हवाले से हमने रेट तय करने थे, गंदम का असल रेट देना था, वहाँ पहले तो इनकी निकालें ना, लिस्टें निकालें कि इनकी कितनी जो है वो अपना ख़ास तौर पर जो है वो फ्लोर मिले हैं। जितने फ्लोर में मालकान हैं वो सारे के सारे हुकूमतों में बैठे हुए हैं, और किसान जो है उसको बारदाना नहीं मिल रहा। अब उसका होगा क्या कि उसमें जो किसान के साथ ये जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो 25 करोड़ आवाम पर पड़ेगा। लोग जिसका रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो आम किसान जो पहले ही बड़ी बुरी सूरत हाल में है, वो जब जो है वो काश्त नहीं करेगा तो आपका फूड एंड सिक्योरिटी का जो मसला है वो इतना बड़ा मसला जो है वो है कि पूरी दुनिया में फूड एंड सिक्योरिटी के मसले को जो है वो बड़ी अहमियत दी जाती है, लेकिन यहाँ तो जनाब कोई उस बारे में कोई संजीदा है ही नहीं। और जिस लेवल की गुफ्तगू ये बता रहे हैं और जिस तरह इन्होंने अरबों रुपए के घोटाले किए हैं, इसके ऊपर तो जो है वो असम्बली के अंदर जो है वो एहतजाज होना चाहिए। लेकिन ये है साहूकारों की हुकूमत, ये है माफिया। आज भी कुछ गुफ्तगू हुई है देखें, ये बिल्कुल हुई है। यहाँ आज पंजाब असम्बली में जो है वो इवन दैन हुक्मरान जमात के जो है वो वहाँ पे जो अरकान है वो चीखे हैं, वस्ती पंजाब वाले, वो उन्होंने कहा है जी बारदाना नहीं मिल रहा, आप कर क्या रहे हैं किसान के साथ। और मैं तो इस फोरम के हवाले से
जितने भी जो आम काश्तकार हैं जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप सारे धंधे भाई छोड़ें। आप सबसे पहले कौमी असम्बली, सेनेट में और सूबाई असम्बलियों के अंदर जो है वो कम से कम जो काश्तकार है जिसने वहाँ जवाब देना है, वो लोगों का हक अदा करते हुए वहाँ पर जो है वो मजबूर करें हुकूमत को। यानी ये तो पूरे का पूरा माफिया जो है वो आपस में मिल गया है, यानी ये सारे के सारे आपस में मिल के मुनाफा बांटेंगे। ये गंदम जो है ये स्मगल की जाएगी, ये अफगानिस्तान में स्मगलिंग होगी। तो है जब हुकूमती अरकान बोल रहे हैं, किसान चीख रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो फिर ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, इसको कौन पकड़ में लाएगा? देखें, इसको पकड़ना तो हुकूमत ने है। देखें, हुकूमत के लोग अगर इन्वॉल्व ना हों तो ये कैसे मुमकिन है कि जिस तरह यूरिया की कीमतें जो हैं वो दी हुई कीमत के ऊपर भी नहीं दे रहे, 3900 अगर रेट है और 3200 में फरोख्त हो रही है, तो क्या इस पर जो है वो पंजाब की इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी बैठी है? पंजाब की इंतजामिया क्यों खामोश है, इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे नाज़रीन। अभी हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जहां हम किसानों की बहाली के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, वहीं बिजली चोरी पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और बिजली चोरी मुलाजमीन के मुलविस होने का इंकशाफ भी किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर बिजली अवैस अहमद लगारी ने यह कहा है कि मुल्क भर में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमतों को खतूत लिख दिए गए हैं और जहां जहां बिजली चोरी हो रही है वहां लोड शेडिंग करना भी मजबूरी बन गई है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मुलाजमीन के मुलविस होने का भी इंकशाफ है। अगर बिजली चोरी हो रही है और फिर मुलाजमीन के अपने मुलविस होने का भी इंकशाफ है, तो फिर इनकी पकड़ धकड़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? ज़रा मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। नईम साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, ये जो मसाइल इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, जो मैंने सवाल डॉक्टर साहब से किया था वही आपसे करूँगी कि जो रिसोर्सेज हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे हम क्यों फोकस नहीं करें, क्यों उनको अपने हाथ से गंवाने की कोशिश करें? जहाँ जहाँ हमें पता चल रहा है माफिया सरगर्म है, जहाँ पे चोरी हो रही है, मुलाजमीन अगर इन्वॉल्व हैं, इनकी तो पकड़ की जा सकती है, इनको भी हम नहीं पकड़ना चाहते। अफसोसनाक बात यह है कि ये हमें पता है कि चोरी हो रही है और हम चोरों को नहीं पकड़ रहे। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग हो रही है, ठीक है जी। और जो बिजली चोरी है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और इनको ये आज से नहीं हो रहा, ये कितनी ही दहाइयों से बिजली और गैस की चोरी का रोना हम रोते आ रहे हैं और उसका सारा बोझ जो है वो सारा गरीब सारे पे डाल दिया जाता है। इवन जिसकी 5 यूनिट बिजली यूज़ होते हैं वो भी उसमें पिस रहा है और जो ज़्यादा बिजली यूज़ कर वो भी इसमें पिस रहा है। अब हुकूमत के पास एक लाया अमल है, उनको चाहिए कि वो स्मार्ट मीटर लगाएं, उनको चाहिए वो इसमें टेक्नोलॉजी लेके आएँ, इसमें चेंजेस करें। अभी उन्होंने FIA को कहा है कि जी आप चेक करें, लेकिन मकसद ये है कि ये तो बहुत अरसे से ऐसा होता आ रहा है। अब अभी देखें कि 43,000 मेगावाट के करीब हमारी इस वक्त इंस्टॉल कैपेसिटी है, लेकिन हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन हैं वो 23 से 25 हज़ार से ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं करती। और दूसरा देखें कि फरवरी के महीने में 12% बिजली की कंजम्पशन कम हुई है। और तीसरा ये है कि अब सोलर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर हुकूमत इसको वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर स्पॉन्सर करे, किसानों को दे, ट्यूबवेल्स पे लगाए, लोगों को दे, छोटे घरों को दे। जैसे अभी बात हो रही है पहले तो बड़े दावे किए जा रहे हैं। हाँ, अब यहाँ 50,000 घरों में 1 मेगावाट बिजली की बात करें, 200 यूनिट्स फ्री मिलेंगे, 300 यूनिट्स फ्री मिलेंगे। अभी आप देखें कि पिछले 15 माह में 500 अरब रुपए बिजली का हमें लॉस हुआ है, हमारा सर्कुलर डेट बढ़ा है। ओवरऑल 2,700 अरब रुपए के करीब हमारा बिजली का और 1,500 अरब के करीब हमारा गैस का सर्कुलर डेट है। तो हमारे टोटल जो महासिल हैं वो 1,100 या 1,200 अरब के करीब हैं। और उसमें से जब आधे से ज़्यादा सूबों को चले जाते हैं तो हमारे पास जो फेडरल के पास जो है तकरीबन 7,000 अरब के करीब रह जाता है और 8,800 अरब रुपये से ज़्यादा हमारा खर्चा है। तो जब हम हर साल अपने अखराजात हमारे ज़्यादा होंगे, हमारी आमदन अखराजात से कम होगी, तो हम कब तक सस्टेन करेंगे? तो ये चोरी की, बिजली की चोरी या गैस की चोरी की कोई नई बात नहीं है। ये तो राइट ऑन द वॉल है कि बिजली चोरी हो रही है, लेकिन हुकूमत इसमें क्या इकदाम कर रही है? कभी कहते हैं हम स्मार्ट मीटर लेके आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर आ जाएंगे तो लोग जितनी बिजली चाहिए वो खरीद लेंगे, लेकिन ये कब होगा? माफिया जैसे अच्छा, जो आप बात करें ना, जरा डॉक्टर खालिद वहीद साहब से भी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से नईम सिद्दीकी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना चाहिए, स्मार्ट मीटर्स को नस्ब करना चाहिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये टेक्नोलॉजी या स्मार्ट मीटर्स तो पता नहीं कब आएंगे। मीटर रीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, उसमें इतने फ्लॉज हैं। ये एनर्जी क्राइसिस पे हम कब काबू पा सकेंगे? इसको ना समझने की कोशिश करनी होगी पाकिस्तानियों को।
पाकिस्तान में जो एनर्जी का सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट की है, वो पब्लिक कंपनीज हैं। वहां पे जितने एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको एक जो है वो एक लमसम अमाउंट में मिलती है, टाइम स्केल के साथ सैलरी मिलती है और इंसेंटिव्स मिलते हैं। उनके जो इंसेंटिव्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर आता है, इनका कोई कंपटीशन नहीं है इन कंपनीज का। तो जब कंपटीशन नहीं है मार्केट के अंदर, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं, और जितनी भी लाइन लॉसेस और ये जो बिजली की चोरी है उसको दीगर सार्फिन पूरा किया जा रहा है। तो कभी भी आप एफिशिएंट सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे, कभी भी आप अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को इस सेक्टर को लिबरलाइज करना होगा, इसके अंदर कंपटीशन लेके आना होगा, कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को रन करना होगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक दूसरे के साथ compete कर रही होंगी, जिस तरह से डिफरेंट इंटरनेट प्रोवाइडर्स, मोबाइल फोन कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करती हैं, तो कंज्यूमर्स हमेशा उस कंपनी को चूज करेंगे जिसके टैरिफ कम होगा और जिसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर कंज्यूमर के पास चॉइस ही एक है तो वो किस तरह से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो हमें जो है वो इंसेंटिव्स को परफॉर्मेंस के साथ लिंक करना होगा, एफिशिएंसी वेजेस लानी होगी। अगर इसको मुलाजमीन को, एम्प्लॉइज को ये पता होगा कि अगर हम रिकवरीज करेंगे, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक अच्छे 100% टारगेट के साथ चलेगी, तभी हमें इंसेंटिव्स और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स मिल रहे होंगे, तो ये चोरी रोकी जा सकती है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को इन कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना होगा, ताकि हम जो है वो कंपटीशन को इंश्योर कर सकें। सर, आपके नजर में प्राइवेटाइजेशन हल है? जी, प्राइवेटाइजेशन इसका हल है, इस तरह से कि पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है कि आप कंपटीशन के थ्रू, मार्केट लिबरलाइजेशन के थ्रू, कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे इन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज को रन करने के बाद आप जो है वो इसको प्रॉफिट की तरफ लेके आते हैं। अगर ये प्राइवेट कंपनी होती तो ये अपने सिस्टम्स को इस तरह से अपडेट करी होती कंपटीशन के लिए कि ये स्मार्ट मीटर्स की तरफ जा रही होती, ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को अपडेट कर रही होती, और ये अपने सिस्टम्स को इस तरह से प्रीपेड मीटरिंग के थ्रू और दीगर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है वो अपडेट कर रही होती, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि इकोनॉमिक टर्मोइल। ठीक है सर, आप जो बात करें, मैं जरा भट्टी साहब से ये डिस्कस करना चाहूंगी। सर, अभी जिस तरह से डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले आएँ, क्या लगता है आपको ये हल है? एयरपोर्ट काम नहीं कर रहे, वहाँ पे जो है वो हमारी एयरलाइंस जो है खसारे में जा रही हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जाए, उनको आउटसोर्सिंग की जानिब ले जाया जाए, टेलीकॉम कंपनी काम नहीं कर रही, उसकी प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए। एनर्जी सेक्टर की तरफ भी अगर हम देखें तो यहाँ भी ये हल नज़र आ रहा है। सर, सिर्फ आउटसोर्सिंग या फिर दूसरों को दे देना, प्राइवेटाइजेशन की जानिब ले जाना, यही हल है, या अगर जो बाकी हल मौजूद हैं उनकी तरफ भी हुकूमत देख सकती है? देखिए, हुकूमत को तो एक तरफ रहने दें, मैं तो सवाल रख रहा हूँ 25 करोड़ आवाम के सामने कि हमारी इंटेलिजेंसिया को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को क्या हो गया है। देखें, लकीर के फ़कीर बन गए हैं। यानी मुझे यूँ लग रहा है कि हमारी जो इंटेलिजेंसिया है, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करने की बजाय मल्टीनेशनल कंपनियों की नुमाइंदा बन के बैठे हुए हैं, और वहीं वो बात जो है वो आवाम के मुंह में डालना चाहते हैं कि यही इसका हल है। देखें, आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की है, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि शराकतदारी के साथ जो है वो आप चीज़ों को कर सकते हैं। अब आपने जो है वो निजकारी जो की है पीटीसीएल की निजकारी का मामला अभी तक लटका हुआ है पेमेंट्स के हवाले से, और पीटीसीएल के हवाले से जो अरबों रुपए की पीटीसीएल की प्रॉपर्टीज है, जो उसकी असल जो है वहाँ वो जो इक्विपमेंट है, उसके अलावा जो है वो अरबों रुपए की जो है वो किसी खाते में नहीं है। यानी ये आसान हल है कि आपका मेज़ है, आप मेज़ को बेच दें, आपके पास इधर जो है वो स्टूडियो में जितने आपके इक्विपमेंट्स हैं आप उनको बेच दें। बेचने से मसाइल जो है वो हल नहीं होते। और ये जो एक नया फार्मूला बता रहे हैं कि देखें जी वो प्राइवेटाइजेशन, भाई इसमें समझने की ज़रूरत है कि बिजली पैदा करने वाली कंपनियां जो हैं, जिसके आगे जो है वो गैपको, एस्को, दीगर कंपनीज जो हैं, ये बिजली पैदा करने वाली कंपनियां अरबों रुपए निकाल कैसी रही हैं। कौम को कोई सच तो बताता नहीं है। ये वही लोग हैं जो हुकूमतें जाने का जिन पे कोई असर जो है वो नहीं हुआ। यानी रेंटल पावर की अगर हम बात करें तो इकबाल ज़ैड अहमद जो है उसकी बिजली पैदा करने वाली कंपनी है, मियां मनशे की है। इसी तरह जो बड़े बिग गन्स हैं उनकी है, बड़े बड़े नाम हैं उनकी बिजली पैदा, वो अपना मुनाफा पहले ले लेते हैं। IMF से किस्त आएगी, उनको पैसा जो है वो बराह रास्त पहले चला जाएगा। आवाम को जाए ना जाए, बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को पहले चला जाएगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे सिस्टम के साथ ना सिर्फ इन है, वो ब्लैकमेलिंग करते हैं कि जी हम आपका सिस्टम जो है वो काट देंगे,
हम ऐसा ही आपको जो है वो, और उसमें ये सारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपकी एलिटोक्रेसी की है, आपकी ब्यूरोक्रेसी की है, आपकी माफियाज का गठजोड़ है, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। मैं वज़ीर दाखिला से बड़े अदब के साथ जो है वो गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि जी वहाँ पे गैपको के हमने इतने लोगों को पकड़ा है, भाई आपके गैपको के लोगों को तो आपने पकड़ा है जो अब तक बिजली के उस मुनाफे की मद में अरबों नहीं, मुबैना तौर पर जो है वो अरबों से भी ज़्यादा जो है वो पैसे उठा ले गए हैं। बिजली पैदा करने वाली कंपनियां उनके सोर्स ऑफ इनकम या मनी ट्रेल के हवाले से FIA को कहे ना कि करें, वहां पे जो है वो अभी भी केसेस जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं FIA के पास, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में मतलब दीगर मामलात के ऊपर इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं। अब जहां हालत ये हो, पकड़ दकड़ हो सकती है, लेकिन जहां किसानों के हालात के हवाले से हम बात कर रहे थे सर, आपने एक बात की थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। मैं आपसे ही कंटिन्यू करना चाहूंगी खोकर साहब कि आपने क्या इस हवाले से हुकूमती अरकान से बात करने की कोशिश की है, उनका क्या रिस्पांस है, क्या वो इसमें सीरियस हैं या नहीं है? देखिए जी, मैंने तो हर लेवल में बात की। अभी बिजली की बात हो रही थी, उसमें मैं आपको एक बता दूं, क्योंकि कल की परसों की टीम कसूर में पहुंची हुई है इस्लामाबाद से। हुआ ये था 2016 में हमारे लोगों को ओवर बिलिंग हुई थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो और हुकूमत ने बकाया जात भी उन्हीं के नाम बनाए हुए थे, वापडा ने। अच्छा, PM को एक दरखास्त दी कि इसके फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। 2016 में पूरे लेस्को और मैपको दोनों का जिला कसूर से शुरू हुआ तो 1-2 तहसीलों से 4 अरब 30 करोड़ हमारा निकल आया। उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट बंद हो गया, आज तक हम ना करवा सके। अभी आके हमने खुद जाके चुनिया एक तहसील के 2500 ट्यूबवेल की हमने पूरी खुद लिस्ट बनाई है, एक एक की। अच्छा, आके फेडरल सेक्रेटरी, फेडरल मिनिस्टर, SIFC को इन तीनों जगह पे एप्लीकेशन दी, पूरा रिकॉर्ड साथ दिया है। ठीक है। अच्छा, जो उसका मुद्दई बना है, सबसे पहले उसको पता चला कि उसका कनेक्शन काट रहे हैं, ट्रांसफर उतार रहे हैं। मैं CO लेस्को के पास मुल्तान से आके खुद किया हूँ। CO लेस्को ने मुझे जिम्मेदारी दी, उसने कहा कि मैं एक जिम्मेदार अफसर हूँ, ये मुमकिन नहीं है कि जब तक इंक्वायरी ना हो इसका कोई ट्रांसफर में उतार सके, पॉसिबल नहीं है। दूसरे दिन उतर गया। फिर मैंने कॉल की CO साहब को, उन्होंने कहा जी मैं वापस लगवा रहा हूँ, ठीक है, मैं कल ही उसको सस्पेंड कर दूंगा। ना वो सस्पेंड हुआ, 6-7 जो मेन लोग काम कर रहे थे उनके ट्रांसफर सारे उतर गए। अच्छा, अब वहाँ पे हुआ क्या जी कि किसी को 1 लाख यूनिट फालतू है काश्तकार को, किसी को 50,000, किसी को 30,000, किसी को 20,000। अब मुझे खुद आप बताएं कि वो लोग क्या कर सकते हैं। एक तो ये इशू ये हो गया। ठीक है सर, दूसरा इशू क्या है वो आप ही से जानेंगे। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मजीद इस हवाले से भी गुफ्तगू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ब्रेक पे जाने से पहले खालिद महमूद खोकर साहब गुफ्तगू करते हैं, मैं उन्हीं से गुजारिश करूंगी अपनी बात मुकम्मल करें। जी खोकर साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त अगली फसलें हमारी कपास की फसल काश्त हो रही है, गन्ने की फसल काश्त हो चुकी है, मक्की की फसल काश्त हो चुकी है। हमें इस वक्त यूरिया की अशद ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त हमें ब्लैक पे मिल रही है। और जो हमने सुना है आज की जो मुझे रिपोर्ट मिली है कि जी इसका गैस के रेट और बढ़ा के उसका रेट और बढ़ाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास बफर स्टॉक 10 लाख टन होना चाहिए, ठीक है, इतनी यूरिया अपने पास रखनी चाहिए। दूसरा ये कोई तरीका नहीं है कि एक चीज़ कंट्रोल रेट 35 और काश्तकार को मिले 5-4 रुपए में। रियासत की रेट कहाँ आ गई? रियासत की रेट उस वक्त तो होती है जब पिछले साल हमारे घरों से गंदम उठाई गई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया, जो हमने अपने बीज की रखी थी या अपने खाने की वो भी उठा ली गई। इस वक्त काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं उनके जज्बात का लफ्ज़ में अहता करके नहीं बता सकता। फिर दूसरा, पाकिस्तान में पहली दफ़ा यूरिया के 5 रेट हैं जी इस वक्त, ऑफिशियल कंट्रोल रेट 5 है, एक ही चीज़ के 5 रेट है। जब पता किया तो पता चला कि मुख्तलिफ प्लांट को गैस के रेट मुख्तलिफ है। लेकिन ये फैसले काश्तकार ने नहीं करने, ये हमारी सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेसी ने फैसले करने हैं, या सीनियर मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर फैसले करने हैं। क्या ये लोग फैसले नहीं कर सकते? क्या इन्होंने UNO से परमिशन लेनी है फैसला करने के लिए? क्या काश्तकार को नुकसान पहुंचा के इन्हें खुशी महसूस होती है? लेकिन अगर काश्तकार ने मिडल मैन को 150 अरब रुपया ज्यादा पे किया है तो उसकी वजह हमारी ब्यूरोक्रेसी है, फैसला करने वाले लोग हैं, पॉलिसी साज लोग हैं। सर, फैसला करने वाले लोगों की अगर आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। वो कह रहे हैं हम तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उधार लेकर पूरी कर रहे हैं। देखिए जी, इसमें नकद उधार वाली बात नहीं है जी। इसमें एक चीज़ है कि अगर एक चीज़ कंपनी एक चीज़ रेट पे दे रही है तो उसी रेट पे सेल होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें तो रियासत की रेट वाली बात आ गई ना। असल चीज़ है कि रियासत की रेट कहीं है कहीं नहीं है। हमारे ऊपर रियासत की रेट है जी, हमारे ट्रांसफर में उतर सकते हैं जी। हमारे ऊपर रियासत की रेट है कि आप बुरे वाला में तकरीबन 500 ट्रांसफर में उतरा है, डंडे भी मारे गए हैं। पाकपत्तन में 300-400 ट्रांसफर में उतरा है। अभी जिन्होंने एप्लीकेशन दी वहां पे कसूर में उनके ट्रांसफर उतर गए, वहां पे रियासत की रेट बिल्कुल मौजूद है। मैं ये नहीं मानता कि रियासत की रेट नहीं है। नहीं साहब, रियासत की रेट के हवाले से बात करें। जी जी सर, छोटी सी बात सुनो।
इस वक्त क्योंकि अगली फसलें कास्ट हो रही हैं, फूड सिक्योरिटी इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। मैं 10 बरस से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए तमाम डिपार्टमेंट मिल बैठ के फैसला करें और 4000 से यूरिया का रेट ऊपर न जाने दें, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन न बढ़ाएं, हमें रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड रखें, क्योंकि इंडिया में यही यूरिया पाकिस्तान रुपीस में 800-900 रुपए का है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसका कोई प्लांट बंद ना हो, अगर इंपोर्ट बाहर से करनी बाहर से इंपोर्ट करें, बफर स्टॉक मौजूद रखें ताकि काश्तकार को प्रॉब्लम होगी। ठीक है सर, आपने जो सजेशंस दिए अल्लाह करे कि उन पर काम हो सके। नईम साहब, अभी रियासत की रिट की बात कर रहे थे खोकर साहब, मैं उस पर सवाल करना चाह रही थी आपसे कि रियासत की रिट को जब हम चैलेंज करने की बात करते हैं तो सारे फोकस्ड होते हैं, सारे सामने आ जाते हैं, लेकिन जो रियासती अहदेदार हैं, जो हुकूमती अरकान हैं, वो तो सरेंडर कर चुके हैं। अब ऐसे इकबाल साहब की अगर बात हम शामिल रखें तो वो कह रहे हैं कि जी हम तो सारे अखराजात जो हुकूमत अखराजात कर रही है वो उधार के बलबूते कर रही है। सर, फिर मौशी तरक्की के लिए कैसे मिलकर काम करें? अगर सरकारी मराद भी आप सरेंडर नहीं करना चाह रहे, आप उनको भी छोड़ना नहीं चाह रहे, उनमें मजीद इजाफा हो रहा है, सरकारी तनख्वाहों में भी एक के बाद दीगरे इजाफा देखने में आ रहा है, PM हाउस के अफसरान की 4 इजाफी तनख्वाहों की भी बात चल रही है, हमारे सामने ही है। तो फिर सर, जब वो कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मिलकर किसने काम करना है? सिर्फ आवाम ने पिसना है? देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कर्ज़ों पे चल रही है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 7000 अरब आमदनी है और 9000 अरब अखराजात हैं, तो आप तो ये मोनेटाइजेशन करेंगे, आप नोट प्रिंट करेंगे और उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आप देखिए इस वक्त 25 से 30% इन्फ्लेशन है, एक्चुअली इन्फ्लेशन इससे भी ज़्यादा है। आप बैंकों का मार्कअप रेट देखें, 22% पे मार्कअप रेट जा रहा है, तो गवर्नमेंट के तो कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है। ऊपर से जैसे खोकर साहब ने बताया 70 अरब डॉलर हमने अदा अच्छा, अभी हमारे 130 अरब का खर्चा है, अगले सालों में हमें 70-50। बड़ी मज़े की बात है कि हम फिगर्स बड़ी कोट करते रहते हैं और हम बड़ा एंजॉय करते हैं इसके साथ कि देखो इतने हो गए, इतने पैसे, लेकिन कोई फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए कोई फिस्कल डिसिप्लिन की बात नहीं करता। जैसे आपने फरमाया अभी कि जी वो PM हाउस के अखराजात इतने हैं, गाड़ियों के इतने अखराजात हैं। देखिए, दुनिया में मैं किसी मुल्क की मिसाल नहीं देता, लेकिन 1 अरब की आबादी वाले मुल्कों के पास भी ना 20 से ज़्यादा वजारतें नहीं हैं। लेकिन जब यहाँ आप सियासी पुष्पनाई और सियासी बेनिफिट देने के लिए हुकूमतों में आती हैं तो फिर आपको वजारतें भी बढ़ानी पड़ती हैं, अखराजात भी बढ़ाने पड़ते हैं, और एंड पे आप मुझ जैसे या किसान या गरीब लोग जो है ना वही पिसते हैं, उन्हीं को टैक्स देना पड़ता है। अब IMF की तो टोटल कोशिश है कि इतनी महंगाई यहाँ कर दें कि लोग जीने के काबिल ही ना रहें। और अभी देखें जो जुलाई में बजट आ रहा है, आप उसमें देखिएगा कि कितने मुख्तलिफ किस्म की टैक्सेशन होगी, और बिजली और गैस इतनी महंगी है कि मैं नहीं समझता कि कोई 30,000 रुपये आमदन वाला आदमी जो है ना अपना बिजली या गैस का बिल दे सकता है। अब जब तक हुकूमत अगर IMF की बात मानती है तो ये फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ भी आए, मतलब वो अपने अखराजात को भी कंट्रोल करे, वो देखे कि मैक्सिमम हम कितने अखराजात कम कर सकते हैं, कितनी वजारतें कम कर सकते हैं, कितने अन्य जैसे SOEs हैं, गवर्नमेंट जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, जैसे हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की उनमें ज़रूरत है। हमें कोई ना कोई ऐसे नहीं कि हम अपनी चीज़ें बाहर की दुनिया को दे के लीज पे दे के तो हम अपने हाथ से वो चीज़ें गंवा दें। हमें कुछ ऐसे जॉइंट वेंचर करने हैं जिससे हम देखिए, सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में रोज़गार का है। हमारे लोग कई लाख जो है हमारे नौजवान मुल्क से बाहर चले गए हैं, वो मुल्क में रह के भी काम कर सकते हैं। तो इस वक्त सबसे और आप देखें कि इकोनॉमिक डिसिप्लिन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और सियासी स्टेबिलिटी के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो रोज़गार है। आप काबिल इज़्ज़त रोज़गार बेशक कम तनख्वाह का भी लोगों को देंगे, आप यकीन करें कि अमन, दुनिया में अमन कायम इसलिए है कि वहाँ पे रोज़गार है, वहाँ लोगों को बुनियादी ज़रूरत जो नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, उनको रोज़गार दिया जाता है। अब जैसे खोकर साहब ने फरमाया कि आपने अगर एक शिकायत की है तो वो ट्रांसफार्मर काट लेंगे, आप कोई और टकराएंगे तो टैक्स का नोटिस भेज देंगे, तो आप कोई FIA को आपके पीछे लगा देंगे। तो ये जब इस किस्म के मामला होंगे तो फिर तो आप फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, मैं तो फूड स्कैर्सिटी की बात करता हूँ कि अगर किसानों ने अपना कल्टीवेशन बंद कर दी तो आने वाले सालों में हम क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। फरूक भट्टी साहब, अभी जिस तरह से बात कर रहे थे नईम साहब, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। पिछले डिस्कशन में आपने कहा था पंजाब हुकूमत क्यों खामोश है, अभी बिजली की महंगाई की हम बात कर रहे हैं, सब ने मिलकर मौशी तरक्की के लिए काम करना है, तो फिर कहाँ गए वो वादे दावे जिसमें कहा जा रहा था कि गरीब को 200 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, बिजली के 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे? खामोशी तो यहाँ पे भी है सर। देखें, ये सिर्फ वादे हैं और प्रैक्टिकल जो है वो आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो बढ़ रही हैं। और ये जो बात आप पहले कर रहे थे ना जी कि मुआशी तरक्की और उसमें इक़्तिसादी इशारे जो हैं वो हम बेहतर कर लेंगे, मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से एक बात पाकिस्तान की अशराफिया और अलिटोक्रेसी को ये कहना
चाहता हूँ कि जिस धंधे पर ये लग गए हैं ना कि हमने किसान से उसका निवाला छीन लेना है, तो यकीन जाने पाकिस्तान के अंदर जिस दिन ये किसान जो है इनकी कोई आवाज़ नहीं है, यानी ये मतलब बात करते हैं, इनकी कोई बात जो है वो संजीदा लेने को तैयार ही नहीं है। हुक्मरान जो हैं वो कहते हैं कि जी किसानों की कौन सी बात है। जिस दिन ये किसान उठ बैठा और इन्होंने अपना हक लेने के लिए ये आ गए, तो ना आपके यहाँ सब्जियाँ जा सकेंगी, ना दूध जा सकेगा, ना गंदम आपकी जा सकेगी। पूरे का पूरा मुल्क जो है वो बहरानी कफियत में चला जाएगा। मैं साहूकारों की हुकूमत और पंजाब की जो खामोश इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है और महान ब्यूरोक्रेसी जो वारदाती है हमेशा से, जिसने किसानों का हमेशा से इस्तेसाल किया है, मैं उसको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो उस नौबत तक चीज़ें लेकर जो है वो ना जाएं। मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह जो है वो किसानों के साथ ये जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि जो आपके यहाँ थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा है वो 60-70% जो है वो बैठ जाएगा। यानी आप जितना मर्जी कर्जा ले लें और फिर हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्राइवेटाइजेशन की जानिब ले जाया जाए। सर, मैं डॉक्टर खालिद वहीद साहब से बात करना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे, एहसन इकबाल साहब का हमने स्टेटमेंट कोट किया और उनका बयान के हवाले से हमने जानना चाहा, सर अगले 3 सालों में $70 अरब अदा करने उनको ये फिक्र है, साथ वो कह रहे हैं कि मौशी बहरान भी ख़त्म करना है, इसके लिए मिलकर काम करना होगा। लेकिन मिलकर काम कौन करेगा? पॉलिसीज़ मेकिंग कौन करेगा? स्ट्रैटेजीज़ पे हम आते ही नहीं है। नईम साहब ने एक बात की थी कि फिस्कल डेफिसिट को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता या फिर उस पर बात नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे अरकान जो मुतल्लिका इदारों में हैं, ना तजुर्बाकार लोग, उन्हें तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, इसको कैसे ओवरकम करना है, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। देखें, बिल्कुल ठीक कहा कि हमें मिलकर काम करना है, लेकिन मिलकर काम करने की 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि आवाम से कह रहे हैं कि वो ज्यादा टैक्स दें, हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा आए और हम इस फिस्कल डेफिसिट को जो है वो कंटेन कर सकें। लेकिन जो मिल के काम करने की दूसरी सूरत है, उसको समझने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं है, और वो ये है कि हम गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अपना जो फिस्कल फुटप्रिंट है गवर्नमेंट का, उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। ये भी एक मिलकर काम करने की सूरत है। इसमें गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना है, ताकि हम जो है वो दोनों तरह से, एक तरफ से रेवेन्यूज को बढ़ा सकें और दूसरी साइड से अपने एक्सपेंडिचर्स को, जो कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, उसको कम कर सकें। उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी ये जो लॉस मेकिंग एसओईज हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनको या तो कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे गवर्नमेंट चलाए, या इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, या इनको बंद कर दिया जाए, और फिर जाके हम जो है वो अपने इन एक्सपेंडिचर्स को कम कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो हमारी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इसकी जो इतने ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, इनको परफॉर्मेंस के साथ लिंक करने की जरूरत है, ताकि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जो है वो कम हो सके। दूसरा, अगर मैं एनर्जी सेक्टर की बात करूं, तो जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन मिक्स है वो इस तरह से सेट हुआ हुआ है कि हमारा 50% जो एनर्जी का मिक्स है वो रेजिडेंशियल सेक्टर कंज्यूम करता है, और रेजिडेंशियल सेक्टर जो है वो अनप्रोडक्टिव सेक्टर है। इसका मतलब यह है कि हम डॉलर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, पावर सेक्टर जो है वो डॉलर्स देके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, लेकिन उसको जो कंज्यूम किया जा रहा है वो रेजिडेंशियल सेक्टर में कंज्यूम किया जा रहा है। 50% वहां पे कंज्यूम हो रहा है, और सिर्फ 15 से 20% जो है वो इंडस्ट्री का शेयर है। तो हमें अपनी पावर सेक्टर इस तरह से अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ लिंक करना है कि उसका शेयर जो है वो बढ़ सके, और हम डॉलर कंज्यूम करके डॉलर अर्न भी कर रहे हो। तीसरी चीज हमें ये करना है, मुल्क में इस फिस्कल डेफिसिट को, ट्रेड डेफिसिट को या करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए हमें दुनिया के ट्रेंड्स को समझना होगा। हमारा जो मेजर इनफ्लो आता है डॉलर्स का, वो रेमिटेंसेस की फॉर्म में आता है। हमें अपनी लेबर फोर्स को इस तरह से ट्रेन करना है ताकि वो दुनिया की नए तौर तरीकों को समझ सकें और ज्यादा रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान में आ सके। तो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत होगी। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि आपका प्रोग्राम एग्रीकल्चर पे बेस करता है, तो हमें किसान को फायदा देना है, हमें एग्रीकल्चर को एज इंडस्ट्री जो है वो लेके जाना है, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को लेके आना है। और ये सारी की सारी बातें सिर्फ हवाई बातें रह जाएंगी अगर हम अपने किसान को ग्रास रूट लेवल पे जाके बेनिफिट्स नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर किसान की आइंदा नस्ल जो है वो इस जो प्रोफेशन है, ये जो हमारा सेक्टर है, इससे अगर वो बेदिल हो गए, इस चीज को देख के यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, तो पाकिस्तान जो है वो फ्यूचर जनरेशन जो है वो
फूड खुदा इनसिक्योर ना हो जाएंगी। खास्ता। सर आप बड़ी अच्छी पॉजिटिव सजेशंस दे रहे हैं कि जहां हमें मुल्क के माशी बहरान को हल करने के लिए मिलकर काम करना है, वहीं किसानों के हालात भी बेहतर करने के लिए कोशिश करनी है, उनकी डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूर सोचना है। और ये काम अगर सोसाइटी भी करना शुरू कर दे, जैसे कि खोखर साहब भी कह रहे थे कि सोसाइटी ने किसानों का ख्याल नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि शायद ऐवान बाला तक भी ये आवाज़ें बुलंद हो सकती हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपनी कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया। और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अल्लाह ने